समाज में जहां हर छात्र या उनके अभिभावक अपने बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या एक कॉर्पोरेट का कोई एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं, उस दौर में अपने लिए एक शिक्षक का रोल सुनिश्चित करना बहुत ही अद्भुत है, कठिन है और शायद समाज की मुख्य धारा से कुछ हटकर है। परंतु जब एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प के साथ उस रोल को तय करता है, उस रोल को चुनता है और 40 वर्षों तक धैर्य, समर्पण, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस कार्य में लगा रहता है, संलग्न रहता है और अपना 100% उस कार्य में झोंक देता है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसे शिक्षाविद की परिणति माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष के तौर पर हो जाती है। वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। एक शिक्षक से शिक्षा का नीति निर्धारक बन जाता है। ऐसा ही व्यक्तित्व है हमारे साथ श्रीनिवास राव जी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस नए दायित्व की और इस नई जिम्मेदारी की, जहां पर आज हर माता पिता अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं या कलेक्टर बनाना चाहते हैं या ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जो बहुत सारे पैसे कमा सके, इस तरह की एक मशीन बनाना चाहते हैं। उस दौर में एक शिक्षक के तौर पर अपने भविष्य को चुनना बहुत अलग था। क्या ऐसी प्रेरणा थी या आपको कहाँ या क्यों ऐसा लगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए? शुरुआती दिनों में तो ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ। माता पिता ने कभी ऐसा कोई फोर्स किया नहीं। गणित में एक अच्छे छात्र के रूप में थे, अच्छे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया था और उन शिक्षकों को दिमाग में रोल मॉडल मानते हुए जब हम बच्चों की डिफिकल्टियां सॉल्व करते थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेरा पहला बैच का विद्यार्थी था, तो वे कहते थे कि आप जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उनसे ज्यादा अच्छा आप पढ़ा रहे हैं। और उनकी मोटिवेशन ने मुझे कुछ दिन तक उनकी डिफिकल्टी सॉल्व करता रहा, उसके बाद यहाँ वहाँ की तैयारियां करता रहा। लेकिन जब बच्चों का प्यार इतना मिला कि उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें पढ़ा दीजिए, तो उनके द्वारा प्रेरित करते करते फिर मैं इस फील्ड में उतर आया। फिर उसके बाद लोगों को लगा कि प्राइवेट ट्यूशंस में कोचिंग में लोग करते हैं, अच्छा आप भी करिए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, किसी स्कूल को ज्वाइन करेंगे, एक शिक्षक के रूप में अपनी स्थापना होगी। तो फिर सेंट्रल आईसीएस में मैंने आवेदन किया, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। सेंट्रल आईसीएस में इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आप कोचिंग चला रहे हो तो हमारे स्कूल क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा स्कूल हमारा अल्मा माटर है, जहाँ जिसने मुझे गौरव दिया है। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ के बच्चों को अपने कोचिंग के लिए प्रेरणा नहीं दूंगा, मैं केवल दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो ऐसा कह के इस इंटरव्यू के द्वारा मुझे सेंट्रल आईसीएस में चुना गया। उस दौरान हमारे साथ के जितने भी साथी यहाँ, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, सब मेरे साथ के ही हैं और मैं अकेला सेंट्रल आईसीएस में एडमिट हुआ और सेंट्रल आईसीएस में भी कुछ दिन तक किया। फिर 2005 में ऐसी वातावरण बने कि सेंट्रल आईसीएस भी छोड़ना पड़ा। सेंट्रल आईसीएस छोड़ के फिर लोगों ने मेरे जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, उन्हीं बच्चों ने कहा कि आप क्यों ना एक अच्छा स्कूल बनाओ। उनके सपोर्ट से, माता पिता के आशीर्वाद से फिर हमने एक स्कूल की स्थापना की जो सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। ये सब कहानियां हैं बहुत लंबी, इस पे किताब लिखी जा सकती है। आपसे चर्चा के दौरान तो इतनी कहानियां नहीं हो सकती, क्योंकि सब जैसे हमारे घरों में अक्सर हमारे माता पिता भी हमारी चीजों के निर्धारण के सहभागी होते हैं। तो माता पिता के लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि हमारा इतना एक ब्रिलियंट बेटा जो बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बन सकता है, कॉर्पोरेट में कोई बड़ी नौकरी कर सकता है, और वो अपने कैरियर को शिक्षक के तौर पर चुन रहा है, तो उन्होंने कैसे स्वीकार किया? मैं आज भी लोगों से दावा करता हूँ कि डॉक्टर का पेशा और शिक्षकी पेशा, ये दो जो होता है ये समाज को बहुत छूता है अंदर तक। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं शिक्षक, सब्जेक्ट का शिक्षक ना होके एक मूल शिक्षक बन के समाज में आऊँ। बहुत बढ़िया। 90% हमारे हमको आपको देखने मिलेंगे ये विषय के सब्जेक्ट शिक्षक होते हैं। ये इनका शिक्षक जो होता है आत्मा के अंदर नहीं होता है। तो जब कोई भी चीज आत्मसात होती है, जैसे खिलाड़ी होता है, आप देखिए खिलाड़ी जो केवल क्रिकेट खेला, बल्ला जहां खत्म आदमी खत्म, लेकिन जब वो खिलाड़ी आत्मसात हो जाता है तो वो जो मरते दम तक वो खिलाड़ी रहता है। तो मैंने भी भावना आ जाती है। तो मैंने भी शिक्षकीय जीवन जिया है और पूरा शिक्षकीय जीवन जी रहा हूँ। गणित के साथ नहीं, गणित तो मेरी एक सब्जेक्ट है, गणित विषय है। और मैं हमेशा लोगों को कहता था कि गणित विषय मैंने इसलिए चुना कि गणित सब्जेक्ट ही नहीं है। गणित अगर सब्जेक्ट होता तो नोबेल लॉरेट इसमें भी होते। गणित में नोबेल लॉरेट नहीं है। गणित जो है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मतलब
मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति किसी को भी पढ़ सकता है, तो व्यक्ति पढ़ने में आसानी रहती है इसमें। राव साहब, शिक्षा का पैसा है बहुत सम्मानजनक। हाँ, निश्चित तौर पर शिक्षक जो है वो समाज का व्यक्तित्व का निर्माता है। हाँ, इसके बावजूद भी लोग उसमें नहीं जाना चाहते। इसका एक मुख्य कारण ये है कि इस पेशे का जो फाइनेंशियल ऑरा है हाँ, या इसकी जो अर्निंग है वो बड़ी कुछ कहीं कमजोर। अब तो फिर भी ठीक है, अब तो कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, बड़ी कोचिंग सेंटर्स है, तो कुछ स्ट्रक्चर ठीक हुआ। लेकिन जिस दौर में आपने शिक्षक का पेशा चुना था वो दौर बहुत कठिन था। हाँ, तो लेकिन 40 सालों तक उसको निभाना, लेकिन क्या सारी है, विपरीत परिस्थितियों के मैं बाद। बता रहा हूँ आपको कि मनुष्य का जीवन तो ईश्वर तय करता है। जब आप अपनी माँ तय नहीं कर सकते तो आप क्या तय करेंगे? ठीक बात। ये लोगों की गलत फहमियां है। हाँ, ये जो मनुष्य है, जिस दिन मनुष्य अपनी माँ तय कर लेगा ना, मैं कहूंगा कि मैंने ये प्रोफेशन चुना है। आप नहीं चुनते हैं, आप नहीं चुनते हैं, डेस्टिनी चुनती सब ईश्वर ईश्वर तय करते हैं। डेस्टिनी तय। आपको क्यों उस राह में ठीक से चलना है, जैसे ट्रेन चलती है कहीं गिरती नहीं है, तो ट्रेन गिरे ना, आपका ध्यान इतनी रखना है कि आप ट्रेन की तरह चलें, कहीं डिरेल ना हो। बाकी तो ईश्वर ले जा रहा है खुद। बहुत सुंदर संदेश है एक शिक्षक के तौर पर राव साहब का कि जो डेस्टिनी हमें दे रही है उसमें हमें अपना 100% देना है, बस बस हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। राव साहब, ये अभी एक बड़ा कॉर्पोरेट सा दौर है स्कूलों का। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े स्कूल, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगी फीसें, हाई सैलरीज, बड़ा एक अलग सा दौर आ गया है एजुकेशन का। एक्चुअल में अब ये शिक्षा जो है ये मिल कम रही है, बिक ज्यादा रही है, ऐसी परिस्थिति है। इस परिस्थिति में एक स्कूल का निर्माण और कंसेप्चुअल स्कूल का निर्माण, एक विचारधारा के स्कूल का निर्माण कितना कठिन है। फिर मैं आपसे उसी प्रश्न के उत्तर में वही उत्तर देता हूँ कि आप नोटों से सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, आप किसी का आचरण चरित्र नहीं बना सकते। ये तो चरित्र बनाने की फैक्ट्री है। ठीक बात। रोल मॉडल यहाँ से निकलने चाहिए। जब बच्चा मुझे देखता है कि मेरा शिक्षक कैसे जी रहा है, तो वो उससे प्रेरणा लेता है। स्कूल कौन चला रहा है उससे प्रेरणा नहीं लेता है, क्योंकि अगर महात्मा गांधी से लोगों ने प्रेरणा ली, महात्मा गांधी जिस पे छपे हैं उससे प्रेरणा नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक बात है ना। नोट से प्रेरणा थोड़ा मिलती किसी को, व्यक्ति के चरित्र से प्रेरणा मिलती है। शिक्षक के तौर पे तो आपका अद्भुत 40 साल का एक अद्भुत कैरियर रहा, कोई दो मत नहीं है। शिक्षक के तौर पे आपके कंसेप्ट भी अच्छे रहे, आपने डिलीवर भी अच्छा किया, सब अच्छा किया। अब एक नया रोल है, अब वो रोल शिक्षक का नहीं है, एक शिक्षा नीति के निर्धारक का है। दोनों में बहुत फर्क आ गया। हम आप सभी मानेंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा के दौर में सीबीएसई, कैम्ब्रिज, आईसीएसई इन बोर्ड की तुलना में माध्यमिक शिक्षा मंडल कहीं पिछड़ गया। तो ये कहाँ चूक हुई कि ये पिछड़ गया, और क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि दोबारा पुनर्स्थापित हो सके? देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल गांव गांव तक फैला हुआ है ना। जहाँ सीबीएसई नहीं पहुंच पाई वहां भी माध्यमिक शिक्षा मंडल रहा और है, अभी आज भी है। एक्चुअली में क्या है कि इसके रिवाइवल में दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो मेरे को लगता है कि सिलेबस, आज जैसे यूपी बोर्ड सीबीएसई से नंबर 1 है, आज देश भर में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड को लोग सिलेबस के रूप में नंबर 1 ले बेटर मानते हैं, सीबीएसई से ऊपर। तो हमें सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइव करना होगा और टीचर को मोटिवेट करना होगा, ट्रेनिंग थोड़े प्रॉपर देने होंगे, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग से आप देखिए कि आईएएस की ट्रेनिंग हर 6 महीने में होती है। क्यों होती है? कि उनको मालूम है कि ये किसी और माँ ने पैदा किया है, इसको बिगड़ने से बचाना है। तो बिगड़ने से बचाने के लिए ट्रेनिंग है। नहीं तो आप सोचिए कि 6 महीने में बार बार ट्रेनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि बर्तन बार बार मांजे जाए और हर चीज हर दिन एक अपडेशन चाहिए। अपडेशन चाहिए और नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं समाज को बनाने आया हूँ, बिगड़ने नहीं आया हूँ। तो वो बार बार ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टीचर की ट्रेनिंग एक प्रॉपर वे में बार बार उसको रिवाइव करने की जरूरत है, जिससे टीचर को लगे कि मेरा सम्मान इस देश में बचा हुआ है। टीचर को आप प्रॉपर ट्रेन करते रहेंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल रिवाइव हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सामान्य सा हर आदमी के दिमाग में प्रश्न होता है, सरकार को कोई काम हो, उसको जनगणना करानी हो, उसको पल्स पोलियो का अभियान कराना हो, उसको वोटर लिस्ट अपडेट करानी हो, ऐसा लगता है शिक्षक सबसे फुर्सत में। ठीक है, किसी विभाग की ड्यूटी लगे नहीं लगे, शिक्षक को शिक्षा से हटाओ और वहां काम पे लगा दो। तो क्या सच में शिक्षा इतनी गैर जरूरी है, या शिक्षक इतना फुर्सत में है कि उसी की ड्यूटी हर जगह लगाई जा सकती है? नहीं, अभी तो उसमें कुछ कानून बना। मैंने जब मैं शिक्षक था, अभी भी हूँ, लेकिन इस पद को ग्रहण करने के पहले ही मैंने कुछ पेपर में पढ़े थे कि
शिक्षक को मूल काम से बाहर नहीं किया जाएगा, उस पर देखेंगे, क्योंकि मूल काम से उसका डिविएशन नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है समाज में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो तो एक IAS, IPS, कलेक्टर सबका निर्माता है, तो वो तो सबसे जरूरी है। तो उस चीज से तो उसको कहीं भी डिविएट नहीं करना चाहिए कभी। मैं देखूंगा इसमें कि क्या बेहतर किया जा सकता है। बेहतर किया जा सकता है। ये एक बड़ा प्रश्न भी है लोगों के दिमाग में। रासो एक नई शिक्षा नीति आ रही है, सरकार इसको लेकर के बहुत बोल रही है, बहुत बातें कर रही है। ये शिक्षा नीति क्या है? क्या कल और आज में क्या परिवर्तन आएगा शिक्षा नीति में? देखिए, इसमें 2-3 चीजें मुख्य हैं जिसमें हमारा प्रदेश कर भी रहा है काम। एक तो जो सबसे बड़ा ब्लंडर था इस देश में कि 4 साल का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जो कि देना और लेना दोनों अपराध था। ठीक है ना? तो पार्लियामेंट एक्ट था ही नहीं, डायरेक्ट क्लास 1 से क्लासेस थी। जो नर्सरी KG 1 KG 2 जिसको हम लोग अब बाल वाटिका कहते हैं, ये अपराध था, लेकिन चल रहा था। किताबें भी छप रही थी, टीचर भी छप रहे थे। अब तो क्रश बना दिया 1.5-2 साल बच्चों के। और अब मोदी जी के द्वारा आशीर्वादित आप कह लीजिए या सौभाग्य करिए देशवासियों का कि 4 साल का बच्चा अब कानूनी रूप से स्कूल जा सकता है ना? तो ये नई शिक्षा नीति की मूल अवधारणा यहीं से शुरू होती है कि 4 साल का बच्चा अब शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्लास 1 को उम्र 7 तक कर दिया है। पहले 6 साल कंप्लीट होता था, अब 6 कंप्लीट होकर 7 पे जाएगा तब क्लास 1। तो कुल मिला के जो छोटे बच्चों का जीवन शिक्षा के क्षेत्र में था, वो 70 साल से केवल गोरख धंधा ही था। अब उसको कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है कि शिक्षक और अभिभावक दोनों कटघरे से बाहर। पहला। दूसरा, नई शिक्षा नीति का दूसरा पॉइंट है कि नर्सरी KG 1 KG 2 और क्लास 1-2 बाल वाटिका प्रथम और द्वितीय, ये जो होगी मातृभाषा में होगी। अब मुझे बताइए, इसमें इतना देर क्यों लग रहा है सोचने में, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सारे स्टेट ने उसको एक्सेप्ट किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है पहले स्टेट ने एक्सेप्ट किया, फिर पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, पार्लियामेंट में भी एक्ट बना। तो आप देखिए, पॉलिसी है, ठीक है, मानता हूँ पॉलिसी है, लेकिन स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मातृभाषा में होने में क्या दिक्कत है? बच्चा आज पैदा होता है, अंग्रेजी तो सीख के नहीं आता, उसको जो समझ में आ रहा है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जल्दी समझेगा। और तीसरी के बाद उन्होंने माध्यम चुनने का मौका दिया है, तो आप तीसरी से माध्यम चुन लो ना, आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ लो, किसने रोका? आप अपनी मूल भाषा, मूल मातृभाषा से कनेक्टेड हो। यस, ठीक है। आप देखिए, इस देश के अंदर अनूठा देश है। किसी भी देश में एक भाषा बोली जाती है, यहाँ 40 भाषाएं बोली जा रही हैं। तो 40 भाषाओं को तुमने संजोने का, बचाने का काम किया। मातृभाषा मतलब तमिलनाडु का आदमी तमिलनाडु में पढ़ेगा, गुजरात का गुजराती में पढ़ेगा, कर्नाटक वाला कन्नड़ में पढ़ेगा, असम वाला असमी में पढ़ेगा। तो नर्सरी KG 1 KG 2 1-2 मतलब बाल वाटिका और प्रथम द्वितीय, ये मातृभाषा में पढ़ेगा। तो हम 14-15 भाषाओं को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उसपे पढ़ने का हमें घमंड होगा, गौरव प्राप्त होगा। उसके बाद आप पढ़ोगे जो भाषा में पढ़ना है, बिल्कुल तीसरी के बाद। तो ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने वहां तो कंपल्सरी नहीं किया कि हिंदी में पढ़ो। तो मातृभाषा मतलब उस स्टेट की भाषा जहाँ वो पैदा हुआ है। तो इसमें रीजनल लैंग्वेज, तो क्या बुरा है इसमें? अनूठा एक हमको वो मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि हम अपने मातृभाषाओं को जिंदा रख सकते हैं। किसी देश में नहीं बोली ऐसी 40 भाषाएं जो हमारे देश में बोली जा रही है। तो उसको आपको उन्होंने कानूनी जामा दे दिया कि आप पढ़ो इसी में। मेरे हिसाब से दूसरा ये। तीसरा, स्किल एजुकेशन, जो वोकेशनल कोर्सेस और स्किल एजुकेशन 6वीं 7वीं 8वीं से कंपलसरी कर दिए कि बच्चा वहां से निकले तो उसके पास मार्कशीट में कोई ना कोई स्किल सब्जेक्ट हो। बहुत बढ़िया कि मैं ओरेटर था, या मैं कारपेंटर था, मैंने या ब्यूटी वेलनेस में किया, मैंने फूड न्यूट्रिशन में किया। निकलने के बाद उसको चौराहों में भटकना ना पड़े, सीख के आए। इसके माध्यम से इंटरेस्ट भी समझ आए, वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। आगे 9 से वो अपनी राह बना सकता है। तीसरा, 9th 10th 11th 12th धीरे धीरे मेरे को लगता है सेमेस्टर सिस्टम में आएगी, क्योंकि 5वीं और 8वीं बोर्ड RTE में उन्होंने संशोधन कर दिया है कि पहले डिटेंशन नहीं था, वो लोग पढ़ते नहीं थे, डर ही नहीं था, शिक्षा का डर भी वहां आएगा। लेकिन सरकार ने ये बोली कि डिटेंशन का मतलब ये नहीं कि स्कूल से बाहर फेंक दो उसको, उस बच्चे की आपको काउंसलिंग करनी हो बार ये पिछड़ा क्यों है। जब वो 5वीं वहां से पास नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगा।
तो तो प्राथमिक एजुकेशन जो है, प्राइमरी है जिसकी एलिमेंट्री 5वीं तक की पास करने की, आप बाहर नहीं कर पाएंगे, उसको आपको 5वीं पास करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो मतलब वो पारंगत होके बाहर आएगा। अभी तो नंबर से बाहर हो जाता था, अब वो विषय वस्तु का पारंगत बनेगा तभी बाहर आएगा। आप टीसी दे के बाहर नहीं कर सकते उसको। तो बहुत सी चीजें उन्होंने की है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब लेकिन मेन है टीचर्स ट्रेनिंग, मेन है वोकेशनल कोर्सेस, मेन है स्किल एजुकेशन। कुल मिला के किताबी ज्ञान नहीं, पहले रोट लर्निंग था, याद कर लिया और पास हो गया, वैसा नहीं है। उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कुछ सीखे, सीख के ही पास होगा। ये मूलभूत चेंजेस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। प्लस उसके बाद आगे की जो टीचिंग पढ़ाई है उसमें जैसे वो 11th छोड़ दिया, 11th छोड़ दिया तो डिप्लोमा कहलाएगा, 11th 12th करके वो फर्स्ट ईयर चला जाएगा, 1 साल की डिग्री कहलाएगी, 2 साल पढ़ लेगा, 2 साल की डिग्री, 3 साल कंप्लीट करेगा तभी वो पीजी कर सकता है। मतलब पढ़ाई कहीं भी रोका है वापस फिर एंट्री कर सकता है। एक बहुत बड़ा, हाँ, नहीं तो पहले कहा था कि 11th किसी जमाने में पास किया था 5 साल वापस नहीं आ सकता, वो गड़बड़ है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं कि मतलब उसको पढ़ाई से डर नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छा है कि मैं कुछ कमा लूं फिर आ जाऊं, आ सकता है, ना आ सकता है, फिर से वापस आ सकता है, जब परिस्थितियां साथ देंगी तब फिर पढ़ लेगा वो। मतलब विवेकानंद जी ने जो कहा था कि पढ़ाई मनुष्य को उतनी ही दो जिससे उसको पहले रोटी मिले फिर ज्ञान, वो मोदी जी ने उसको साकार किया कि पहले रोटी के लिए पढ़ाई हो फिर ज्ञान के लिए पढ़ाई, क्योंकि रोटी मूलभूत है। किसी को भी आज भी देखिए इस देश के अंदर 20 करोड़ लगभग कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनको देश पाल रहे हैं, अच्छी चीज थोड़ा है। अगर आपके देश के 140 करोड़ लोग काम करने लगेंगे, आपकी जीडीपी नंबर 1, आप अमेरिका को चलाएंगे। ये 20 करोड़ लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा आपको कि अच्छा पढ़िए, अच्छा काम करिए, नहीं तो 140 करोड़ वासी जो कुछ दिनों में 150 करोड़ हो जाएंगे, ये पूरे विश्व को चला सकते हैं। आप कौन सी दुनिया में हो? आप देखेंगे 10-20 साल में, और ये 20 करोड़ को आपने मोटिवेट कर दिया ना कि अच्छा पढ़ना है, अच्छा काम करना है, जिस दिन इस देश के अंदर पूरे 140 करोड़ लोग काम करेंगे और पढ़ेंगे, आप देख लेना पूरा विश्व आपके पैरों के पास खड़ा रहेगा। विश्व गुरु जिसको आप बोल रहे हो ना, वो यही है कि हम पूरे विश्व को चलाएंगे। यूएनओ में आपको परमानेंट मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगे, हम परमानेंट हैं, तुम टेम्पररी हो, तुमको देख के डर लग रहा है, तुम परमानेंट हो जाओ, हम टेम्पररी हो गए। एक गुरु का देश को विश्व गुरु बनाने का जो चिंतन है वो अद्भुत है, और राव साहब से जो हमारी बातचीत थी अद्भुत थी। निश्चित तौर पर शिक्षा मूलभूत अधिकार के साथ साथ मूलभूत आवश्यकता भी है देश, बिल्कुल है। तो निश्चित तौर पर सरकार जो कदम उठा रही है वो साकार हो, उसके अच्छे परिणाम आए, और जॉन मैकाले या अंग्रेज जो हमारी शिक्षा नीति को नुकसान पहुंचाकर हमको जो आघात पहुंचा के गए हैं, उसके उपचार में ये जो नई शिक्षा नीति या जो नए शिक्षाविद काम कर रहे हैं, उससे कुछ हमारे हालात बेहतर हो, इसी अपेक्षा और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।